नमस्कार साथियों, पेडागोजी 5 का बंच में आपका स्वागत है। ये सीरीज है केवीएस के लिए जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और केवीएस का या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं या अन्य भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम दे रहे हैं। उन सभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है वो हम देखेंगे। The crucial aspect of scientific thinking. वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष पूछा गया है। क्रूशियल एस्पेक्ट पूछा गया। प्रॉब्लम, रिजल्ट्स, मेथड एंड हाइपोथेसिस। समस्या, परिणाम, विधि और परिकल्पना को पूछा गया है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग की, तो साइंटिफिक थिंकिंग हमें किस स्वरूप में दिखाई दे रहा है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमेशा जो साइंटिफिक थिंकिंग होती है वो 4 चीजें डिमांड करती है। जो हमारा वैज्ञानिक चिंतन है वो क्या क्या डिमांड करता है? वो डिमांड करता है सबसे पहले एटीट्यूड, आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर वो दूसरी चीज डिमांड करता है प्रोसेस एंड स्किल। आपके पास वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए और वैज्ञानिक कौशल होने चाहिए। और लास्टली फिर वो डिमांड करता है आपसे मेथड। आपके पास वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो तीसरा। यहाँ पर विधि हमें ऑप्शन के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर उत्तर होगा तीसरा। ये 3 चीजें आपको वैज्ञानिक चिंतन साइंटिफिक थिंकिंग के लिए चाहिए होंगी। अगर आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, वैज्ञानिक कौशल है और वैज्ञानिक विधि है, तो फिर आप वैज्ञानिक चिंतन कर सकते हैं। यू कैन डू द साइंटिफिक थिंकिंग इफ यू हैव द साइंटिफिक एटीट्यूड, यू हैव द साइंटिफिक प्रोसेस एंड स्किल्स एंड यू हैव द साइंटिफिक मेथड। तो उत्तर यहाँ तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द टीचर्स एज अ। अध्यापक द्वारा दृश्य श्रव्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? दे आर सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग। परंपरागत अध्यापन का अनुकल्प या विकल्प के रूप में देखें तो नहीं, ये विकल्प नहीं है। दे आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर द ट्रेडिशनल टीचिंग। सप्लीमेंट टू अदर डिवाइसेस फॉर द टीचिंग। अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक हो सकते हैं, तो संपूरक हो सकते हैं बिल्कुल। ये डिवाइस विच सेव्स टीचर प्रिपरेशन, यहाँ पर सेविंग करती है प्रिपरेशन, जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है। तो समय बचाने के रूप में एक बहुत अच्छा विकल्प हमें देखने को नहीं मिलता। प्लेजेंट चेंज फॉर क्लासरूम रूटीन, रूटीन के साथ चेंज, तो ये बिल्कुल गलत है। नित्यक्रम के अलग एक सुखदायी परिवर्तन नहीं, इस परिवर्तन के रूप में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कथन बिल्कुल ठीक दिखता है जो कि दूसरा कथन है, इसीलिए ये ही सही उत्तर होगा। दैट इज द सप्लीमेंट फॉर अदर डिवाइसेस फॉर द टीचिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंबाइनिंग ऑफ मूवमेंट एबिलिटी विथ एकेडमिक्स, तो यहां पर हम मूवमेंट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। अकादमिक अधिगम को गतिकीय क्षमताओं के साथ सीखना, जैसे भाषा का वाचन को सीखना। जैसे हम लैंग्वेज में स्पीकिंग की बात करते हैं, भाषा में वाचन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम मूवमेंट को लेके चलते हैं तो इसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, जो मूवमेंट बेस्ड डेवलपमेंट होता है, इसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जो हमारा गतिशीलता या गतिकीय आधारित विकास है, उसको मोटर
या गामक विकास कहते हैं। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो कौशल है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्षमताएं पूछी गई हैं और स्किल्स, हम अगर देखें तो हमें स्किल्स दिए गए, कौशल दिए गए हैं, तो इनको हम मोटर कौशल कहेंगे। तो यहाँ पर मोटर कौशल के हिसाब से हम देखते हैं तीसरा उत्तर हमें देखने को मिलता है, मोटर धारणा कौशल। यानी यहाँ पर हम शरीर की गतिशीलता की बात करते हैं। ये जो बात कर रहा होता है, ये किसकी बात कर रहा होता है? ये बात कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की गतिशीलता के ऊपर। तो यहाँ पर हम गतिशीलता को भी देखते हैं। हिंदी में एक और शब्द इसके लिए हम यूज कर लेते हैं, गतिशीलता। तो ये शरीर की गतिकीयता या गतिशीलता को देखता है, जिसे हम मोटर या गामक विकास कहते हैं। तो इसी के लिए जो कौशल होंगे वो मोटर परसेप्शन स्किल्स होंगी। इसको हम किस रूप में देखते हैं? इसको हम जो है फाइन मोटर स्किल्स, और हम जो है लार्ज मोटर स्किल्स या मैक्रो मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, और फिर फाइन मोटर स्किल्स या माइक्रो मोटर स्किल्स कहते हैं। यानी वृहद गामक कौशल या फिर सूक्ष्म गामक कौशल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो उत्तर यहाँ पर तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देयर इज एन एम टू लर्न एंड टीच लैंग्वेज एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्या होता है? क्रिएशन ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, साहित्य गद्य विद्यार्थियों की रचना। तो रचना यहां पर अभी हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता, तो ये एक गलत उत्तर है। समग्र इतिहास के बारे में जानना, टू नो अबाउट द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये भी हमारे पास नहीं। ये दोनों ही हमारे पास किसमें? सेकेंडरी लेवल के हैं। ये अपर प्राइमरी लेवल या प्राइमरी लेवल पे नहीं हो सकते हैं। टू मेमोराइज ऑल रूल्स ऑफ द ग्रामर, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, तो ये भी प्राइमरी लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलता। हम अभी यूनिवर्सल ग्रामर पे होते हैं। अब अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, चाहे अपर चाहे लोअर की, हम तो अपर प्राइमरी लेवल पे जो ग्रामर है वो रूल्स ऑफ ग्रामर की जगह हम यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। हम सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं। हम अभी नियामकता की बात नहीं करते, हम सार्वभौमिक व्याकरण जैसी बात करते हैं। और सार्वभौमिक व्याकरण हमें किस में दिखाई देता है? सार्वभौमिक व्याकरण हमें दिखाई देता है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द नॉर्मेटिव नेचर ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, जो कि सभी भाषाओं में पाया जाएगा। तो इसलिए उत्तर यहाँ तीसरा होगा, जो कि सार्वभौमिक व्याकरण आधारित भाषा, यूनिवर्सल ग्रामर बेस्ड लैंग्वेज के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहां उत्तर हमें देखने को मिलेगा तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A child argues that hen should not steal the drug medicine that can save his wife। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचा सकती है। बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। कारण उसका क्या है? क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो यहां पर अब हम जेल भेजने की संकल्पना को देख रहे हैं कि उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो यहां जो हम संकल्पना को देखते हैं कि उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, इस संकल्पना के आधार पर हम देखें तो बच्चा बात किसकी कर रहा है? बच्चा बात कर रहा है दंड अवधारणा की, बच्चा बात कर रहा है दंड अभिविन्यास की, पनिशमेंट ओरिएंटेशन की। तो उत्तर यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि बच्चा अपने फर्स्ट स्टेज में है। ये कोलबर्ग के डेवलपमेंट का, मॉरल डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अवस्था पहली है। तो उत्तर हमें यही दिखता है, जिसे हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बाकी जो दे रखे हैं, जैसे कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग और ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभ्यास अभिविन्यास, जो कि चौथी अवस्था है, जब व्यक्ति जो है, व्यक्ति मानक जो है समाज के मानकता को मानना शुरू कर देता है। या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जो कि छठी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जो है वो
एक सार्वभौमिक नैतिक नियमों को मानना शुरू कर देता है, या फिर हम देखते हैं चौथा ऑप्शन जो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, जो कि दूसरी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने फायदे, ईगोसेंट्रिक बेस्ड मॉरलिटी की बात करने लगता है, अहम केंद्रित आधारित अपने फायदे के नैतिकता की बात करने लगता है। तो यहां पे उत्तर दूसरा होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और ये आपके अलग अलग एग्जाम्स में, जो कि रिक्रूटमेंट एग्जाम है चाहे एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उस जगह ये आपको फायदा देंगे। इसी नोट के साथ फिर मिलेंगे साथियों। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। मिलते हैं साथियों, नमस्कार।